हेलो स्टूडेंट्स, आज वाला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं अपन, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। लास्ट लेक्चर में आपको पता होगा बेटा, मैंने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताया था। मींस अगर कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम में जो भी पार्टिकल्स हैं, अगर वो सभी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, इन सभी के बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ आगे की थ्योरी समझते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, क्या क्या कहानीज है देखो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जरा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, ऐसा कोई जो वैसे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड ही ये सारे पॉइंट्स हैं, जिसे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड अपन ने पोजिशन, सेंटर ऑफ मास का पोजिशन निकाल लिया, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल लिया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लिया। ये सारी कहानी तो अभी तक अपन कर चुके हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अपन समझना शुरू करते हैं। देखो तो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, समझ लेते हैं जरा। देखो तो हेडिंग लिख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे डायरेक्ट थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, पार्ट ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का ही है। तो देखिए जरा बच्चों क्या है, देखो जैसे मान लो पहला पॉइंट समझाता हूं जरा, और पहला पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट अगर आप लोग ध्यान से समझ लोगे बच्चों, तो सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं जरा, क्या है देखो। मान लो ये एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस आ गया। यहाँ पे अपने पास सिस्टम में 3 मास मान लिए मैंने, ये सिस्टम में 3 मास आ गए। ये एक पोजिशन वेक्टर, एक मास का r1 आ गया। यहाँ पे कोई मास m1 रखा है, यहाँ पे कोई मास m2 रखा है, उस मास का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर आ गया। ऐसे ही सेम पैटर्न पे यहाँ वाला मास m3 है और इसका पोजीशन वेक्टर अपने पास r3 आ गया। ठीक है, ये अपने पास एक सिस्टम आ गया, ये मैंने एक सिस्टम बना लिया। सिस्टम में अपने पास जो बेटा कितने मास आ गए, टोटल 3 मास आ गए। ये सिस्टम आ गया, क्लियर है। अब ये जो सिस्टम आ रहा है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो मुझे पता है कैसे निकाला जाता है। पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट वाला पॉइंट है। ठीक है, तो क्या है पॉइंट, उसका नोट पहले मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूं, नीचे कहानी समझाऊंगा आपको। देखो क्या है, तो यहाँ पे जो है आप सबको पता होगा, मैंने RCM लिखना सिखाया था। यहाँ पे M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। यहां तक लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा बेटा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू RCM बरोबर M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर। क्लियर है यहां तक की कहानी बच्चे? मैंने कुछ भी नहीं किया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अभी इस RCM को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो M1 RCM, M2 RCM, M3 RCM, और सभी टर्म को राइट में ले जाता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं M1 R1 माइनस RCM। समझ आया कुछ? ये M1 इंटू RCM होगा, उसको राइट में ले जाऊंगा तो माइनस होगा। ऐसे ही साथ में ये M2 है, R2 RCM, कोई दिक्कत? ऐसे सेम पैटर्न पे M3 R3 RCM, ऐसा लिख दिया, बरोबर लगा के 0 लगा दिया। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आपको पता होगा, जैसे अपन वहां पे जहां अपन ने रिलेटिव मोशन पढ़ा था, वहां R1 माइनस R2 को क्या लिख देते थे अपन, R12 लिख देते थे ना। उसी पैटर्न पे यहाँ 2 की जगह क्या आ गया, यहाँ सेंटर ऑफ मास आ गया, तो मैंने यहाँ भी सेंटर ऑफ मास लिख लिया। यहाँ R1 माइनस RCM आ गया ना, तो उसको क्या लिख दिया, R1CM। तो ये क्या आ गया बेटा, M1 R1CM प्लस M2 R2CM प्लस M3 R3CM बरोबर 0। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये जो M1 R1CM है ना, M1 R1CM, इसको आप देखो हर एक पार्टिकल के लिए क्या हो रहा है, M1 R1CM, M1 R1CM, M2 R2, M3 R3। ऐसे अगर 10 पार्टिकल होते तो आपको समझ आ गया होगा क्या करना होता। यहाँ एक साइन लगा रहा हूं मैं, ये समीशन का,
हो सकता है मैथ्स वाले बच्चों को तो इस टाइप का समझ आता हो ये साइन, और बायो वाले बच्चों को ये नहीं समझ आता हो। तो बायो वाले बच्चों टेंशन नहीं लेने का, मैं समझाऊंगा क्या है इसका मतलब। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है बेटा, MIRICM बराबर 0, और I का वैल्यू जो कहां से कहां तक जा रहा है 1 2 3, ठीक है। अगर 10 पार्टिकल होंगे तो I का वैल्यू 1 to 10। अब इसका मतलब क्या है, जो बायो वाले बच्चे नहीं समझते हैं, जैसे मान लो सपोज बच्चे ऐसा लिखा है x, यहाँ I लिखा है, यहाँ ऐसा समीशन लिखा है, और I का वैल्यू लिखा है 1 से लगा के 4 तक, तो आप यहाँ ऐसे लिख दोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ये इसका मतलब होता है। इसको समीशन बोला जाता है या सिग्मा बोला जाता है। इसको बोला जाता है समीशन। समीशन का मतलब ऐड हो रहा है, वो सब सम हो रहा है, ठीक है। तो यहां से समीशन MIRICM बराबर क्या आ गया बेटा 0 आ गया। ये कैसे आया ये समझने के लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा शायद। जहां भी ऐसा सिग्मा लिखा है, समीशन लिखा है, उसका मतलब क्या है, जो भी वेरिएबल है, जैसे xi है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, ये i का मतलब एक वेरिएबल है, और i का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है 1 से 4 तक, x1 x2 x3 x4, और उन सबको ये सिंबल का मतलब है ऐड कर दो। तो यहां भी ऐसा ही सिंबल लगाया मैंने, ये सिंबल 1 2 3 मतलब जो एक से लगा के पहले 1 फिर 2 फिर 3, MIRICM मतलब M1 R1 CM, फिर M2 R2 CM, फिर M3 R3 CM, और सब में प्लस प्लस लगा देना, तो ये इक्वेशन आ रही है। तो ये सभी का समीशन 0 आ गया क्या। अब इसको लैंग्वेज में क्या बोला जाता है बच्चों, वो मैं आपको लिख के बताता हूं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वही जो है एग्जाम में भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो आप पहले यहां तक की कहानी लिख लो जरा, वीडियो पॉज करके। अब मेरे पास तो जगह है नहीं, आपके पास खूब सारी जगह होती है लगातार आगे कंटिन्यूटी में, तो मैं लिखता हूं जरा आपके लिए। आप पहले यहां तक की कहानी लिखो, मेरे को तो ये मिटा के लिखना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, फिर ही मैं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो कहानी लिखो जल्दी से यहां तक की। चलो सबने यहां तक की कहानी लिख ली होगी। अब आगे समझाता हूं, देखो आगे एक्सप्लेन करता हूं आपको क्या है इसके बाद में कहानी। चलो ये सभी ने लिख लिया होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबने चल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, और ऐसे सिमिलरली अपन और ज्यादा पॉइंट्स भी आगे समझेंगे, ठीक है। ये डायग्राम मैंने हटा दिया इधर से। अब देखो क्या है, मैं इसको रहने देता हूं, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से जो बेटा आया ना, जो आपको पता होगा R1 क्या है, ये R1 सबको पता होगा। R1 क्या है बेटा, R1 सबको पता होगा। R1 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर है। ऐसे R2 और R3 के बारे में नहीं लिख रहा हूं। RCM क्या है बेटा, RCM जो है यह है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर हो गया किसका, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास आपको पता ही होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसे ही एक और इक्वेशन करेंगे अपन वेलोसिटी के लिए भी, ठीक है ना। एक सेकेंड, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट। अब यहां पे आप एक चीज और देख रहे होंगे बेटा, ये जो शुरुआत में M1 R1 था ना, देखो ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अलग टर्म है ये, और कभी काम नहीं आई फिजिक्स में अभी तक, ठीक है। ये M1 एंड M1 R1, इसको बोला जाता है मास मोमेंट ऑफ मास M1। कौन सा मास का मास मोमेंट है ये, M1 का, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में है,
ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। मींस कुल मिला के m और r जो है मास मोमेंट ऑफ मास m1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मास मोमेंट है, ठीक है। ऐसे m2 r2 क्या हो जाएगा, मास मोमेंट ऑफ मास m2। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो m इंटू आर वाली टर्म आती है ना, इस m इंटू आर टर्म को बोला जाता है मास मोमेंट। ध्यान रखिएगा जरा बच्चे, m इंटू आर वाली टर्म को क्या बोला जाता है, मास मोमेंट। m इंटू ये जो m1 r1 आया ना, m इंटू आर, इसको बोला जाता है मास मोमेंट, या फिर मोमेंट ऑफ मास भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए एक नई टर्म है, बिल्कुल नई है ये। तो ये मोमेंट ऑफ मास है या मास मोमेंट, मीन्स मास को r से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मोमेंट में कन्वर्ट हो गया, मास मोमेंट हो गया, ठीक है। m को किससे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, r से, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, मास मोमेंट। तो m1 r1 क्या है बेटा, मास मोमेंट ऑफ मास m1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ऐसे ही ये जो m1 r1 cm लिखा है, m1 r1 cm, ये क्या हो जाएगा बेटा, मास मोमेंट ऑफ मास m1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। समझ आया बेटा, ये क्या आया, मास मोमेंट ऑफ मास m1, मास मोमेंट, ये जो m1 r1 है ये मास मोमेंट ऑफ मास m1 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन था, और ये हो गया r1 cm लिखा है ना, ये r1 cm, जैसे r cm लिखा था ना या पोजीशन वेक्टर। एक सेकेंड, यहां पे एक टर्म लिखना भूल गया मैं, r1 cm, एक सेकेंड, इसको लिखता हूं, टिंग टिंग टिंग, हाँ, यहां पर ये r1 था, यहां पे जो r1 cm आएगा, ये आएगा क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ध्यान रखिएगा बच्चे, क्या है देखो, r1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, rcm क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और r1 cm क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ऐसी जो m1 इंटू r1 वेक्टर है, m1 इंटू r1 वेक्टर, इसको बोला जाता है क्या, मास मोमेंट ऑफ मास m1 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आया है। m इंटू आर वाली टर्म को मास मोमेंट बोला जाता है, मोमेंट ऑफ मास भी बोल सकता हूँ। m1 r1 cm को क्या बोल दिया, मास मोमेंट ऑफ मास m1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। जैसे r1 cm था ना बेटा, r1 cm, उसी टाइप से m1 r1 cm क्या हो गया, मास मोमेंट। जैसे m1 r1 तो क्या होता, मास मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। मास मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बेटा। तो अब यहां से मेरे सामने जो निकल के आया स्टेटमेंट, वो क्या है देखो, ये जो है ये सम ऑफ मास मोमेंट है क्या, जो सम ऑफ मास मोमेंट होगा उन सभी का सम क्या होता है बेटा, जीरो, उन सभी का सम क्या होगा, जीरो, ठीक है। एक्चुअली में हो क्या रहा है, जैसे अपने पास यहाँ पे ये सिस्टम में 3 मास है, एक मास आ गया m1, एक मास आ गया m2 और एक मास यहाँ आ गया m3, ठीक है। अब इस सिस्टम का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास जरूर होगा, इस सिस्टम का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास जरूर होगा। मान लो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास निकल के आया मेरे पास, इसका सेंटर ऑफ मास जो निकल के आ रहा है ना, वो यहाँ पे है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये वाला जो पोजीशन वेक्टर होगा, इस पोजीशन वेक्टर को नाम दे रहा हूँ r1 cm, मीन्स मास m1 का पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, ये है r2 cm और ये है r3 cm, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, क्या r1 cm प्लस r2 cm प्लस r3 cm जीरो होगा क्या, नहीं। अरे इन तीनों का सम जीरो थोड़ी हो सकता है। r1 cm, यहां r1 सेंटर ऑफ मास प्लस r2 सेंटर ऑफ मास प्लस r3 सेंटर ऑफ मास, इन तीनों का सम तो जीरो नहीं है। बट हो क्या रहा है बेटा, देखो ये सेंटर ऑफ मास आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पास में किसके, m3 के पास में, सबसे ज्यादा पास में किसके, m3 के पास में। इसका मतलब m1 वाला जो सबसे ज्यादा, ये जो सेंटर ऑफ मास यहां मैंने बनाया है, सेंटर ऑफ मास सबसे ज्यादा पास किसके, यहां जो सेंटर ऑफ मास बना है बेटा, ये सबसे ज्यादा m3 मास के पास है क्या, क्योंकि r3 सबसे छोटा आ रहा है ना, r3 cm। इसका मतलब m3 वाला जो मास होगा वो मोटा मोटा होगा क्या,
M3 वाला मास क्या होगा, मोटू मोटू। क्यों होगा मोटू मोटू, क्योंकि ये जो R3CM है सबसे कम आ रहा है ना बेटा, मतलब उसके पास में। अब याद करो बेटा, अपन ने इक्वेशन किया था क्या, यहाँ एक 20 kg का पार्टिकल लिया था, यहाँ एक 1 kg का पार्टिकल लिया था, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आया था क्या, 20 के पास में, और आएगा भी जो मास हैवी है उसी के पास तो सेंटर ऑफ मास आएगा, ठीक है ना। तो मुझे यहां से एक चीज है कि R1CM R2CM प्लस R3CM तीनों का सम 0 नहीं है, क्योंकि ये देखने पे भी लग रहा है ना तीनों का वेक्टर एडिशन 0 नहीं हो सकता। बट M1 R1CM बेचारा, ये जो R1CM छोटा था, M1 मतलब हेवी वाले मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो M1 R1CM हो गया, और M2 R2CM प्लस M3 R3CM, इन तीनों का सम तो 0 होगा, इनका सम क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो मास पार्टिकल से या मास से घिरा हुआ होता है। सेंटर ऑफ मास किससे घिरा होता है बच्चे, मास से या मास पार्टिकल से, अगर पॉइंट मास है तो, ठीक है। अगर इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलता हूं मैं, यहां से अगर मैं मैथ्स की लैंग्वेज में बोलता हूं, ये जो सम है ये सम हो रहा है क्या, तो सम ऑफ मास मोमेंट, ध्यान से, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, सम ऑफ mass moments of sum of mass moments of all particles of system with respect to center of mass is equal to 0। देखो क्या है, वापस से यही लाइन है बेटा, बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो समझ जाओगे, और अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर रटनी पड़ेगी लाइन को। सम, ये आ गया सम, 1 2 3, 3 मास है, तीनों का सम हो रहा है क्या, किसका सम हो रहा है, ये वाली टर्म को क्या बोल रहे हैं अपन, M1 R1CM को। M1 R1CM देखो यहाँ पे, मास मोमेंट ऑफ मास M1, किसका सम हो रहा है, मास मोमेंट ऑफ मास M1। M1 R1CM तो क्या हो गया, मास मोमेंट ऑफ मास M1, ऐसे M2 R2CM M3 R3CM तीनों का सम हो रहा है क्या, तो सम ऑफ मास मोमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बराबर 0 आएगा। बराबर क्या आएगा बेटा, 0। तो समझ आया क्या, ये वाली लाइन, अगर आपको ये वाला स्टेटमेंट ये समझ आता है ना, ये 1 2 3 तीन पार्टिकल है, तीनों का सम हो गया, किसका, मास मोमेंट का, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के, सबका सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, बराबर 0, देख लो जरा। इसका मतलब अपने को ये पता लगा यहां से, यहीं से पता लग गया था यहां से, कि जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास सराउंडेड बाय मासेस ऑफ सिस्टम, जो सेंटर ऑफ मास होगा सिस्टम में जो भी मास है उन सभी से ये घिरा हुआ होता है। पता नहीं, इसको हटाओ, ये लैंग्वेज सही नहीं बनी, ठीक है। जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास जो होगा घिरा होगा, सराउंडेड होगा किससे, पार्टिकल से, पॉइंट मास अगर हुए तो। और अगर कंटिन्यूअस मास है तो, अगर ये कंटिन्यूअस मास है ना, तो भी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा क्या, इसके अगल बगल में सब जगह मास है क्या, मतलब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो मास से घिरा हुआ होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कहानी लिख लो जरा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। पॉइंट नंबर 1 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यही है जो मैंने स्टार मार्क कर दी है, और यही एक लाइन को समझाने के लिए मैंने इतनी सारी कहानी गढ़ी है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही सेम कहानी मैं समझाऊंगा बेटा अगले वाले पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में सेम कहानी अपन समझते हैं, पहले यहां तक नोट कर लो जल्दी से, आप लोग नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं जरा क्या है। चलो गायब कर देते हैं इसको, गायब। चलो गायब हो गया। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाए बेटा। सेकंड वाला पॉइंट समझते हैं जरा क्या है। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ रहे हैं अपन। पॉइंट नंबर 2 में क्या है देखो, आप सबको पता है बेटा VCM क्या है, M1 V1 M2 V2 प्लस M3 V3 अपॉन M1
प्लस m2 प्लस m3, ठीक है, यही है VCM। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो VCM क्या आ गया, देखो VCM m1 m2 m3 बराबर m1 v1 m2 v2 m3 v3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये वाली टर्म इधर ले जाऊं जैसे पिछले वाले में ले गया था मैं, चाहो तो पहले मल्टीप्लाई कर लो VCM इंटू m1 VCM इंटू m2 VCM इंटू m3। एक स्टेप मैं नहीं बढ़ा रहा हूं, ये आ गया v1 माइनस VCM प्लस m2 इंटू v2 माइनस VCM प्लस m3 इंटू v3 माइनस VCM, और इन सबका मिला जुला के सब क्या आएगा 0, ठीक है। तो यहां से इसे लिखा जा सकता है m1, जिसे आप लिखते थे ना बेटा v1 माइनस v2 को क्या लिख देते थे आप v12। याद करो जल्दी से, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2। तो अब यहाँ v1 माइनस 2 नहीं है, यहाँ 2 की जगह क्या आ रहा है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास लिख दो, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया बेटा m1 v1 cm प्लस m2 v2 cm प्लस m3 v3 cm बराबर क्या आ गया 0, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए बेटा, यहां से अगर देखा जाए तो ये क्या निकल के आ रहा है, समीशन, सभी का सम क्या आ रहा है 0 आ रहा है क्या। अब एक काम करते हैं जरा, देखो मास मोमेंट तो अपने पास नई टर्म आई थी, मास मोमेंट तो अपने पास क्या निकल के आया था बेटा, नई टर्म। मास मोमेंट के बारे में अपन ने अभी तक अपनी जिंदगी जो आ गई है आज दिन तक 11 से पहले वाली जो भी जिंदगी रही है उसमें अपन ने मास मोमेंट का नाम कभी नहीं सुना था, आज ही सुना है। और मास मोमेंट आज के बाद वाली जिंदगी में भी कभी काम नहीं आने वाला, बस वो आज वाले लेक्चर में ही काम आया है। आज वाले लेक्चर में नाम सुना, एक स्टेटमेंट याद रखना, कोई न्यूमेरिकल मास मोमेंट पे नहीं आता, ठीक है। बट आप लोगों ने एक टर्म बहुत अच्छे से नाम सुना है, मास इंटू वेलोसिटी का। ये जो मास इंटू वेलोसिटी आ रही है m1 इंटू v1 वेक्टर, m1 इंटू v1 वेक्टर, इस टर्म का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना है बच्चों। बोलो क्या होता है, बोलो जल्दी से क्या होता है ये। अच्छा मैं v1 v2 v3 नहीं लिख रहा हूं, v1 क्या है m1 मास का वेलोसिटी, v2 m2 मास का, v3 m3 मास का, VCM सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलो याद आया कुछ, सर क्या पूछना चाह रहे हो, हमें तो यही समझ नहीं आया अभी तो। सर आप पूछना क्या चाहते हो यही समझ नहीं आया हमें, याद कहां से आएगा। मैं पूछना चाह रहा हूं बेटा मास इंटू वेलोसिटी नाम से कुछ आपने सुना है क्या। अरे बेटा मेरे मास इंटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का नाम सुना है p इक्वल टू mv होता है क्या, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। तो ये वाला जो लीनियर मोमेंटम बनेगा, ये वाला लीनियर मोमेंटम बनेगा फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसको ऐसे लिख रहा हूं p1 इंटू cm, p1 इंटू cm का मतलब फर्स्ट वाले मास m1 का लीनियर मोमेंटम है, ये किसके रेस्पेक्ट में है, सेंटर ऑफ मास के। ऐसे ही दूसरा लिख रहा हूं p2 cm, ऐसे ही तीसरा लिख रहा हूं p3 cm, और सबका मिला के 0 आएगा। चाहो तो यहां से समीशन लगा के लिख दो, समीशन p i cm बराबर 0। i का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लगा के 3 तक। i का वैल्यू जो है 1 से 3 तक जा रहा है, i का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है बेटा, 1 से 3 तक। क्लियर है, कहानी हो गई यहां तक तो खत्म। अब मैं एक एक सबके नाम लिख देता हूं, क्या क्या नाम है इन सभी के, ठीक है। क्या किया सर, ये थोड़ा स्पेस निकाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाम किस किस के लिखने की जरूरत है, v1 v2 v3 के नाम नहीं लिख रहा हूं, VCM भी नहीं लिख रहा हूं, v1 cm लिखता हूं पहले तो। v1 cm क्या है देखो, वेलोसिटी ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ मास m1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये तो आ गया v1 cm। अब ये जो m1 v1 cm क्या है रे, m1 v1 cm, इसको अपन ने नाम दिया p1 cm। ये क्या है बेटा, ये है लीनियर मोमेंटम ऑफ मास m1, ये है क्या, लीनियर
मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ मास m1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब वो जो लाइन लिखी थी ना मैंने पिछले वाले में, याद है, इंपॉर्टेंट लाइन, स्टार मार्क वाली लाइन, यहां भी स्टार मार्क लगा देते हैं। स्टार मार्क वाली लाइन क्या है, देखो यहां पे स्टार मार्क आ गया, डबल स्टार लगा रहा हूं क्योंकि यही स्टार से JEE में क्वेश्चन पूछा है, JEE एडवांस में। क्या है देखो, सम ऑफ इसलिए लिख रहा प्लस प्लस, सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ all particles of system, sum of linear momentum of all particles of system with respect to center of mass, will be zero या is equal to 0। ठीक है, सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल बी 0 या इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ही लाइन में नहीं आया ना, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। चाहो तो देखो ये क्या आ रहा है, समझाता हूं। ये लीनियर मोमेंटम है, फर्स्ट पार्टिकल P1 cm क्या है, देखो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ऑफ मास m1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो मास m1 का लीनियर मोमेंटम निकाला सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, 2 का निकाला, 3 का निकाला, सबका सम किया तो सबका सम 0। अब सुनना ध्यान से, JEE में क्या क्वेश्चन आया था वो लिख देता हूं यहाँ पे, एकदम हलवा क्वेश्चन आप लोग भी कर दोगे। ठीक है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, तो आपको बोल दिया जाए टू मास सिस्टम या टू पार्टिकल सिस्टम, सिस्टम में अपने पास कितने पार्टिकल, 2 पार्टिकल सिस्टम। तो आपको बोल दिया जाए, आपको दिए गए लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये दिया है आपको 2i प्लस 3j। और क्या पूछा है, फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे, एकदम हलवा। सॉल्व करो जल्दी। एक इतनी, अब आप सोच लो जरा, मैंने मिटाया नहीं और यही क्वेश्चन लिख दिया, इसका मतलब इतनी सी जगह में सोल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत 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 आसान क्वेश्चन प्यारे बच्चे। आप लोग सभी लोगों का आंसर आ जाएगा, जल्दी से सोल्व करिए जरा। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लीनियर मोमेंटम दिया है, एक मास का दिया है, दूसरे का पूछ लिया, और 2 ही मास से अपने सिस्टम में, छोटा सा सिस्टम, छोटा परिवार, सुखी परिवार, छोटा सिस्टम, सुखी सिस्टम। तो देखो क्या है, P1 cm प्लस P2 cm मिला के 0 होगा। कहां से आया सर ये, अरे ये लाइन रही ना बेटा, सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल बी 0। सम ऑफ लीनियर मोमेंटम, 2 ही पार्टिकल है तो 2 ही बार लिखूंगा ना, और यही तो लाइन नहीं है, ये रही ना। तो आप चाहो तो ये लाइन को रट लो, चाहो तो ये स्टेटमेंट, ये ऐसा याद रखोगे ना, ये तो मैथ्स की लैंग्वेज बोल रही है, ये उसको इंप्लीमेंट किया है। कभी कभी क्या क्वेश्चन में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट या इनकरेक्ट या ट्रू या फॉल्स। तो आपको इस टाइप के स्टेटमेंट दिए जाते हैं और आप उनको क्या सोचते हो, रटोगे तो काम चलेगा नहीं रे, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट पता होंगे ना तो ही इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर लगा सकते हैं, वरना जय माता दी लगा के लगा देना, कोई भी जय माता दी जैसे आप करते हो, कोई भी लगा दे जय माता दी करके। तो P1 cm दिया है, वहां से कितना बेटा 2i प्लस 3j। ये तो P1 cm पार्टिकल फर्स्ट का आ गया। सेकेंड पार्टिकल का मेरे से पूछा गया है, यहाँ 0 वेक्टर लगा दो चाहो तो। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो P2 cm कितना आ गया बेटा, वही आंसर आ गया अपना -2i माइनस 3j। ये आंसर आ गया। अगर 3 पार्टिकल का दिया होता तो P1 cm प्लस P2 cm प्लस P3 cm 0 कर देते। अगर तीनों पार्टिकल का मास दिया होता और V1 cm V2 cm दिया होता, V3 cm पूछा होता, तो ये इक्वेशन लगा देते, M1 V1 cm M2 V2 cm प्लस M3 V3 cm बराबर 0 कर देते, आंसर आ जाता।
चाहो तो यहाँ पे राइट, जब लेफ्ट में वेक्टर है तो राइट में वेक्टर लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं भी लगाओगे तो चलोगे, समझदार हो सब लोग। जीरो वेक्टर है और क्या है, जीरो वेक्टर है तो जीरो ही ना। ठीक है, नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी। अब सेम कहानी, सेम एज इट इज अपने को रिपीटेशन मारना है। किसमें 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 किसमें, बोलो 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 जल्दी बोलो, किसमें रिपीट मारना है। सेम कहानी ये जो यहाँ पे है, ये सारी की सारी सेम कहानी अपने को रिपीट करनी है। किसमें, एसीएम में। चाहो तो आप लोग रफ में कर सकते हो, फेयर में तो आप गलत कर दोगे मुझे लग रहा है। तो आप एक काम, चलो फेयर में कर दो, जिसकी मर्जी जहां करना। जिसको लग रहा है सर हम तो गलत कर देंगे, जो कॉन्फिडेंट है सर हम फेयर में कर लेंगे वो फेयर में कर लो, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है सर रफ में कर लेंगे, रफ में कर लो। और जिसको कुछ नहीं करना है वो चुपचाप बैठा रहो। क्या करोगे तुम, जिसको कुछ ही नहीं करना है वो कुछ ही नहीं कर पाएगा आगे भी। अरे कहीं तो सोल्व करो यार, रफ में करो फेयर में करो, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं सोल्व करता हूं जरा एसीएम, आप लोग वीडियो पोस्ट करके सोल्व करना। नेक्स्ट यहाँ एसीएम आ जाएगा M1 A1 M2 A2 M3 A3, बाकी पूरी कहानी लिखो इधर इधर वाली, जो जितना भी बोर्ड पे लिखा है सारी की सारी कहानी रिपीट होगी। देखो थर्ड वाले पॉइंट में, तो थर्ड वाला पॉइंट क्या है, देखो गायब गायब गायब, सब कुछ गायब, सब कुछ गायब। देखो क्या थर्ड वाला पॉइंट समझते हैं जरा, जल्दी से समझ लीजिएगा बच्चे। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा, M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 अपॉन M1 M2 M3। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। इसके बाद क्या करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जैसा कि हर बार कर रहे हैं अपन। तो मैं फटाफट से करता हूं, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ACM बरोबर M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3। इधर याद ये वाली टर्म को इधर M1 A1 CM M2 A2 CM M3 A3 CM राइट में ले गया, तो M1 A1 माइनस ACM प्लस M2 A2 माइनस ACM प्लस M3 A3 माइनस ACM, सब कुछ मिला जुला के जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है, सारी साइड एक साइड हो गया ना। तो ये आ गया M1 A1 CM M1 A1 CM प्लस M2 A2 CM प्लस M3 A3 CM, सब मिला जुला के क्या आ गया बेटा, जीरो। अब यहां से बोला जाए तो इसको F1 CM बोल दूं। मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है क्या, ये मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख दूं F1 CM। जिसे आपको पिछले वाले में बताया था ना, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, तो मास इंटू एक्सेलरेशन सबको पता होगा ना बेटा, फोर्स होता है F बराबर m न्यूटन सेकंड लो, सबने पढ़ा है क्या। मास इंटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, सबको पता है, किसको नहीं पता। तो F1 CM F2 CM प्लस F3 CM, सब मिला जुला के क्या आएगा बेटा, जीरो। अब इन तीनों का समीशन कर दूं क्या, ये समीशन आ गया F यहाँ I CM। अब ऐसा लिखना शायद आप लोगों को समझ आता हो कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। I का वैल्यू 1 से 3 में। ठीक है, अब इसके बाद बेटा क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अब वही सारे पॉइंट समझा देता हूं जरा, क्या है देखो, एक एक करके समझते हैं पॉइंट्स। तो पहला, सबसे पहले तो A1 A2 A3 और ACM के बारे में नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट A1 CM के बारे में लिखता हूं। तो ये जो A1 CM है, ये जो A1 CM है, ये क्या है,
acceleration of mass m1, acceleration of mass m1 with respect to center of mass। ठीक है, ऐसे ही बेटा m1 a1 cm जो है इसको अपन ने f1 cm नाम दिया, इसको अपन क्या भी नाम दे सकते हैं, फोर्स ऑन मास m1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पिछले वाले में क्या लिखा था मैंने, लीनियर मोमेंटम ऑफ मास m1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, फोर्स ऑन मास m1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में m1 पे कितना फोर्स आ रहा है। तो वही लाइन रिपीट करता हूं बेटा वापस से, क्या सम ऑफ force on all particles of system with respect to center of mass will be 0। ठीक है, sum of force on all particles of system with respect to center of mass will be 0। यही इंपॉर्टेंट लाइन वापस से नोट कर लो जरा यहां तक की कहानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, 3 पॉइंट नोट कर लीजिए जल्दी से। 3rd वाला पॉइंट नोट कर लो, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं 4, 5, 6। नेक्स्ट पॉइंट समझे बेटा, यहां तक की कहानी लिख ली, यहां तक की कहानी समझ भी आई, कुछ समझ आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। चलो 3 पॉइंट सभी बच्चों के क्लियर हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। देखो पॉइंट नंबर 4 पे आ जाता हूं। पॉइंट नंबर 4 पे आ रहा हूं, देखो क्या है, गायब 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 गायब। देखो पॉइंट नंबर 4 के, पॉइंट नंबर 4 देखना जरा। पॉइंट नंबर 4 मैं समझा रहा हूं, पॉइंट नंबर 5 आप खुद से ट्राई करोगे रफ में या फेयर में, जहां भी आपको करना है। VCM, VCM क्या लिखा बेटा मैंने, M1 V1 M2 V2 M3 V3, यही लिखा ना, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब अगर M1 V1 को देखा जाए बेटा, ये क्या है M1 V1, लीनियर मोमेंटम ऑफ मास m1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ गया। ऐसे M2 V2 M3 V3 को नहीं लिख रहा हूं ऐसा कुछ। ठीक है, तो और ये साथ में M1 प्लस M2 प्लस M3, इसको मैंने मान लिया कैपिटल M, और टोटल मास ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम। तो क्या आ गया, देखो ये सिस्टम का टोटल मास आ गया। सिस्टम मतलब जितने भी मास है उसमें सारी कहानी। तो यहां से क्या निकल के आया बेटा, VCM बराबर, इसको लिख लिया मैंने P1। ये जो M1 V1 आया ना, M1 V1 आया, उसको क्या लिख लिया मैंने P1, और P1 क्या मान लिया अपन ने, लीनियर मोमेंटम। ये जो M1 V1 वेक्टर आया है उसको अपन ने क्या मान लिया बच्चे, P1, और ऐसे M2 V2 को क्या मान लोगे आप, P2, M3 V3 को क्या मान लोगे, P3, अपन नीचे क्या आ गया, टोटल मास। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब ये जो है ना टोटल मोमेंटम आ गया, P1 प्लस P2 प्लस P3 क्या आ गया, टोटल मोमेंटम। तो यहां से VCM निकल के आया क्या मेरे पास, नेट मोमेंटम, इसको नेट लिख देता हूं, या रिजल्टेंट मोमेंटम अपॉन मास। तो मेरे को सिस्टम का जब भी नेट मोमेंटम निकालना है, नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मास इनटू VCM लिख दूंगा क्या। जो आप देखो, आप क्या करते थे बेटा, जो आप मोमेंटम निकालते थे ना, किसका, एक सिंगल ब्लॉक का, आप मोमेंटम निकालते थे किसका बेटा, एक सिंगल ब्लॉक का।
सिंगल ब्लॉक का मोमेंटम क्या लिखते थे, m1v1। सिंगल ब्लॉक का लीनियर मोमेंटम क्या लिखते थे, m1v1। अब यहाँ पे मेरे पास सिस्टम का जो नेट मोमेंटम आ रहा है, सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या आ गया, सिस्टम का टोटल मास लिख दो। देखोगे, ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट टर्म है और क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी इसी की प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 की प्रैक्टिस करा दूंगा। एक काम करता हूँ, पहले सारे पॉइंट्स कवर करता हूँ, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन की। 1-2 क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा नहीं है, सारे एक जैसे बनते हैं। तो क्या बता रहा था मैं, अगर आपसे बोल दिया जाए सिस्टम का नेट मोमेंटम निकालो, अब सिस्टम कैसा भी हो अपने को कोई मतलब नहीं है, एक तो मुझे चाहिए सिस्टम का मास और एक चाहिए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। कहानी खत्म। अगर सिस्टम का मास जो कि दे दिया जाता है, या m जो है ना, ये m क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अगर कंटिन्यूअस मास है, जैसे मान लो होलो स्फीयर, होलो कोन, सॉलिड स्फीयर, तो सिस्टम का टोटल मास उसी कोन या सॉलिड स्फीयर का मास होगा। अगर पार्टिकल दिए हैं तो पार्टिकल्स के इंडिविजुअल सभी के मास को ऐड कर लो, सभी मास को ऐड कर लोगे तो आप सिस्टम का टोटल मास इनटू VCM कर दो तो नेट मोमेंटम आ जाएगा। क्लियर है, लीनियर मोमेंटम निकालना है ना, सिस्टम का नेट लीनियर मोमेंटम, तो क्या करोगे, सिस्टम के मास को VCM से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मुझे मतलब नहीं है पूरे सिस्टम क्या है क्या नहीं है, मुझे बस सेंटर ऑफ मास से मतलब है। अगर सेंटर ऑफ मास का जो भी मोमेंटम होगा वही सिस्टम का मोमेंटम होगा, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ नेट की जगह सिस्टम लिखता हूं ताकि थोड़ा अच्छा वर्ड लगे। सिस्टम, SYSTM, SYSTM, मतलब मुझे अगर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है बेटा, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, तो मास इंटू वेलोसिटी कर देता हूं। सिस्टम का मास इंटू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, वो जो भी सिस्टम बना होगा उसका सेंटर ऑफ मास का कुछ न कुछ वेलोसिटी आएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो मेरे पास निकल के आ जाएगा क्या, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम। ठीक है बच्चे, तो यहां तक की कहानी क्लियर है सभी को, यहां तक की कहानी क्लियर। चलो पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है, देखो, फिफ्थ पॉइंट ऐसा ही है सेम, बस वो ACM के लिए बनेगा। तो यहां से ACM निकल के आएगा क्या, फिफ्थ पॉइंट में जो ACM लिख रहा हूं ये निकल के आएगा मेरे पास M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब ऐसे ही बेटा मैं ये M1A1 को क्या लिख सकता हूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना मैंने, ए वाले क्वेश्चन में M1A1 को मैं क्या लिख दिया, F1, और F1 को क्या लिख दिया, फोर्स ऑन मास M1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मास, और ये जो नीचे वाला मास आ गया M1 प्लस M2 प्लस M3, इसको क्या लिख दिया, कैपिटल M। ये क्या आ गया, टोटल मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, टोटल मास ऑफ सिस्टम, सिस्टम का टोटल मास निकल के आ गया। ठीक है, तो यहां से ACM निकल के क्या है बेटा मेरे पास, F1 प्लस F2 प्लस F3 अपॉन टोटल मास। अब अगर मैं यहां से लिखूं तो वही जैसे यहां लिखा था ना, ACM तो ये आ गया, ये सिस्टम पे नेट फोर्स आ गया, सिस्टम पे नेट फोर्स आ गया अपॉन मास। तो सिस्टम पे जो नेट फोर्स आएगा वो क्या लिख देना है, सिस्टम का मास इनटू सिस्टम का एक्सेलरेशन। ठीक है, मींस जब भी मुझे सिस्टम पे फोर्स निकालना है, सिस्टम पे नेट फोर्स का कैलकुलेशन करना है, तो मुझे क्या करना होगा, सिस्टम के जो भी सिस्टम का टोटल मास दिया है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है किससे, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन से। नोट करो जरा तक, यहाँ तक की कहानी बेटा, यहाँ तक की कहानी नोट करो, जल्दी से वीडियो पॉज कर लो और नोट करो। नोट करो जल्दी से, यहां तक की कहानी नोट कर लो बेटा। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकल के आया, सॉरी सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी था उससे निकल के आया सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है।
ठीक है, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकालना है तो क्या लिखूंगा, मास इंटू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। सिस्टम पे नेट फोर्स चाहिए तो क्या लिख दूंगा, मास इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां तक की कहानी नोट कर लो, 5th वाला पॉइंट। तो कुल मिला के जहां जहां मेरे को लीनियर मोमेंटम चाहिए, बड़ा सारा सिस्टम दे दिया जाए और उसका लीनियर मोमेंटम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम निकाल लूं। सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम इज, मतलब मैंने क्या कर लेना है, सारे के सारे मास को सेंटर ऑफ मास पे लगा देना है, तो टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी करूंगा, लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। सेम कहानी फोर्स में भी करनी। चलो और आगे बढ़ते हैं, यहां तक की कहानी आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं, अगर मुझे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है तो देखो कैसे निकाली जाती है। और यह वाला मेथड आई थिंक मैंने कभी यूज भी किया हो, पता नहीं आ रहा या ध्यान नहीं आ रहा, मतलब मुझे हो सकता है मैंने यूज किया हो पहले, कहीं नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखोगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 पॉइंट देखो जरा क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अगर सिस्टम की मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ तो ध्यान से देखना जरा किस टाइप से होगी। मान लो ये ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली। अब यहाँ ग्राउंड लेवल पे अलग अलग मास हैं ऊपर, जैसे मान लो एक मास ये आ गया m1, जिसकी हाइट ग्राउंड से दी गई है h1। दूसरा मास यहाँ आ गया मान लो ये m2, जिसकी ग्राउंड से हाइट दी गई है h2। और तीसरा मास यहाँ आ गया ये m3, जिसकी ग्राउंड से हाइट दी गई है h3। ठीक है, अब मैंने ये एक सिस्टम मान लिया, सिस्टम में अपने पास 3 मास है। अगर मैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो क्या होगा, तो मैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को U सिस्टम लिख देता हूं। तो U सिस्टम आ जाएगा अपने पास क्या बेटा, m1g(h1) प्लस m2g या m2g(h2) प्लस m3g(h3) अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, जी को कॉमन ले लो, जी को कॉमन लेते ही जी बाहर आ गया, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, m1h1 m2h2 m3h3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, दो क्या किया, जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी तो mgh लिखूंगा ना, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दिया मैंने, mgh। पहला मास क्या हो गया, m1g(h1) m2g(h2) m3g(h3). ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना चाह रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास को यूज कर लूं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं अभी अपन। ठीक है ना, तो यहां से g कॉमन लेते हैं और ऐसे लिखूं m1h1 m2h2 m3h3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। जी तो यहां आ गया m1h1 m2h2 m3h3, जी बाहर आ गया। अब मैंने कुल मिला के क्या किया, m1 प्लस m2 प्लस m3 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, मैंने क्या किया, m1 प्लस m2 प्लस m3 का मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, जो कि सिस्टम का टोटल मास है। m1 प्लस m2 प्लस m3 वो क्या है, सिस्टम का टोटल मास। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बेटा, जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आएगा, इसको मैं जैसे अपन m1x1 m2x2 m3x3 अपॉन m1 m2 xcm लिख देते हैं, xcm ycm zcm, ऐसे इसको hcm लिख लिया। क्या लिख लिया बेटा, इसको hcm g, और ये आ गया अपने पास सिस्टम का टोटल मास। तो मेरे पास जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई है, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, यहां से लिख सकता हूं मैं कैपिटल M G HCM। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को, mgh, जिसे अपन लिखते हैं ना, जो यहां से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को m सिस्टम का टोटल मास, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, HCM सेंटर ऑफ मास की हाइट। मींस कुल मिला के मैं क्या कर सकता हूं, जो यहां पे मैंने ये बनाया है ना बेटा, क्या ये सिस्टम,
इस सिस्टम का अगर मैंने ये ऐसा ग्राउंड मान लिया, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, मैं इस सिस्टम का एक पॉइंट मास मान लूं, यहाँ पे कहीं वो सेंटर ऑफ मास होगा और यहाँ कितना मास मान लेना है आपने, कैपिटल M, जो कि कितना दिया है m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये HCM मान लूं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी वो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी सिस्टम की, वही सेम आ रही, क्या देखो mg और HCM, ये आ गया mg HCM। ये HCM क्या है, ये रहा m1 h1 m2 h2 m3 h3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। कुल मिला के मेरे को ये है कि अगर मुझे कोई भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, वो जो भी सिस्टम दिया गया है उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढ लो, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढ लो और उसका पोटेंशियल एनर्जी लिख दो। उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढ के आप क्या करोगे, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढ के उसके पॉइंट मास मान लो। कुल मिला के जब भी आपको किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आप क्या करोगे, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढ लीजिए और उस सेंटर ऑफ मास को पॉइंट मास के जैसा ट्रीटमेंट दे दो, ठीक है, और फिर फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ आ गई होगी। जल्दी से लिखो यहां तक की कहानी, वीडियो पॉज करके देखोगे, यहां तक कहानी लिख लिया होगा। अपन नेक्स्ट पॉइंट पर जाता हूं, पॉइंट नंबर 7, वीडियो पॉज करके लिख लेना है। पॉइंट नंबर 7 देखो जरा आप क्या है। पॉइंट नंबर 7 समझाता हूं। पॉइंट नंबर 7 में पहले आपको बता देता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम होगा ना बेटा, वो ऐसा नहीं लिखा जा सकता, इज नॉट इक्वल टू 1/2 m इंटू VCM स्क्वायर। क्यों नहीं लिखा जा सकता है, देखो आपको पता है m क्या है, ये m क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो वो क्या आएगी, अगर अलग अलग मास है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर, यही आएगा ना, ये सिस्टम क्या आएगी। अब इसको मैं उस पैटर्न पे, अगर मैं हाफ m VCM स्क्वायर का वैल्यू पुट करूंगा तो दोनों बराबर बराबर नहीं आएगा, ठीक है। हाफ m1 प्लस m2 प्लस m3, ये m सिस्टम का टोटल मास आ गया, इनटू m1 v1 CM, m1 v1 m2 v2 प्लस m3 v3। मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, ये हाफ m VCM का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 1/2 m की जगह टोटल मास आ गया, VCM का वैल्यू रख रहा हूँ m1 प्लस m2 प्लस m3 होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रही है, 1/2, ये वाली टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी, तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। अब चेक कर लो जरा क्या आप बराबर आ पाएगा, ये ऊपर तो स्क्वायर हो गया, ऊपर तो स्क्वायर हो गया, ठीक है, नीचे वाले एक मास वाली टर्म गायब हो जाएगी, तो डिवाइड में आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या किया मैंने, ये टोटल स्क्वायर था ना, नीचे वाले स्क्वायर से गायब हो गया। अब देखो जरा क्या है, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, तो इक्वेशन 1 इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन 2। मतलब कुल मिला के अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहां से, अगर आपको सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इंडिविजुअल अलग अलग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम चाहिए तो उसको हाफ m इंटू VCM स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता, जैसा कि अपन ने पोटेंशियल एनर्जी में लिख दिया था, लीनियर मोमेंटम में लिख दिया था और फोर्स में लिख दिया था। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है ना। काइनेटिक एनर्जी के लिए सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया जा सकता बेटा। काइनेटिक एनर्जी अगर सिस्टम की निकालनी है तो हाफ m1 v1 CM स्क्वायर, हाफ m2 v2, हाफ m3 v3, इस टाइप से आएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। यहां तक कहानी नोट करी, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गायब गायब गायब। अब देखो मैं समराइज करता हूं पूरा लेक्चर को, फिर न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आ जाएंगे अपन। क्या है देखो लेक्चर का समरी, पूरा लेक्चर का समरी, ठीक है, आज वाले लेक्चर का। सब इससे पहले वाला तो मैंने समझा है, समीशन mi RICM बराबर 0, सम ऑफ लीनियर मोमेंटम 0 हो जाएगा।
सम ऑफ मास मोमेंट, फिर P1 CM 0 बताया, फिर फोर्स का सम 0 बताया। ये तो 3 पॉइंट हो गए थे, 1 2 3 शुरुआत वाले पॉइंट। फिर मैंने बताया अगर मुझे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चाहिए तो मैं क्या लिख दूंगा, मास इंटू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिख दूंगा, ठीक है। अब फिर मैंने बताया सिस्टम पे अगर नेट फोर्स चाहिए तो क्या लिख दूंगा, m इंटू VCM लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो उसको क्या लिख दिया, mgHCM। फिर मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम चाहिए तो इसको हाफ mVCM स्क्वायर लिखने की गलती मत करना। ये आज वाले लेक्चर की अभी तक की कहानी अपनी कंप्लीट होती है। सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गए हैं, एक एक पॉइंट्स में देखा जाए तो सारे पॉइंट्स मैंने शॉर्ट में बता दिया आज वाले लेक्चर में। चलो न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल, आसान सा न्यूमेरिकल देखो क्या है। पहला क्वेश्चन, इसका एक न्यूमेरिकल मैं करवा चुका हूं, इन दोनों के न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं, इसका न्यूमेरिकल कराता हूं। इसका और इसका न्यूमेरिकल एक जैसा बनेगा तो इसका करवा देता हूं, सेम पैटर्न पे उसका भी होता है। तो देखो जरा क्या है क्वेश्चन। अब है भाई साहब ये चौक टूटती जा रही है, शर्म भी नहीं आ रही इसको। हाँ देखो क्या है, ये आ गया अपने पास कौन है, ये कौन है, ठीक है। और ये है अपने पास में सॉलिड कौन, ठीक है। ये क्या आ गया, सॉलिड कौन, ठीक। अब ये जो सॉलिड कौन है ना, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और ये जो सॉलिड कौन घूम रहा है ना, इसका जो ओमेगा दिया है, ये दिया है आपको 3 रेडियन पर सेकेंड। मीन्स हर 1 सेकंड में कितना रेडियन एंगल घूम लेता है, 3 रेडियन, ठीक है। और साथ में ये जो है इसका मास दिया है, मास सॉलिड कॉन का जो मास दिया है, सॉलिड कॉन का जो मास दिया है वो आपको मान लेना है 1 kg का मास है इसका, ठीक है। और साथ में एक टर्म और दी गई है, यहां से लाइन ड्रॉ करी और यहां से लगा के यहां तक की जो लेंथ है ये आपको दी गई है 12 मीटर की। कितनी दी गई बेटा, 12 मीटर। अब आपसे बोल दिया जाए क्वेश्चन में क्या, फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ कौन। ये जो सॉलिड कौन है, यही सॉलिड कौन का लीनियर मोमेंटम चाहिए। अब अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता होगा ना तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाओगे, और अगर आता है ना तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि सोल्व कर पाओगे। तो चलो सोल्व करके देखो कैसे सोल्व करोगे। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, 2 मिनट अपना दिमाग लगाओ। आसान क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा अगर आप लोग ट्राई करोगे तो। मास क्वेश्चन में दिया है, ये रहा 1 kg, m इंटू VCM लिखना है ना। अब अगर आपने VCM अगर निकाल लिया अच्छे से, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास पता लगा लिया आपने किधर जा रहा है कैसे जा रहा है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। अगर नहीं पता लगाया तो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं आएगा। चलो सोल्व कर लेंगे बेटा। देखो मैं सोल्व करता हूं। पहले तो मुझे सॉलिड कौन का सेंटर ऑफ मास याद होना चाहिए। सर वो तो हम भूल गए तो क्वेश्चन कहां से होगा। सॉलिड कौन का सेंटर ऑफ मास याद आया बेटा। देखो मैं बताता हूं क्या था, सोल्व कर रहा हूं। ये इस टाइप से मैंने सॉलिड कौन बनाया था, वहां पे आपको याद हो तो, ठीक है। यहां से यहां तक की हाइट जो मैंने अगर बोला था h है, तो इस सिचुएशन में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहां से मेजर करा था और यहां आया था कितना डिस्टेंस बेटा। यहां अगर सेंटर ऑफ मास है तो ये वाली डिस्टेंस आई थी मेरे पास h/4। अब क्वेश्चन में h का वैल्यू 12 दिया है क्या, तो 12/4 कितना आ गया, 3 मीटर। अब अगर इधर से 3 मीटर है तो इधर से कितना आ जाएगा, 9 मीटर आ गया क्या, 12 माइनस। तो कुल मिला के अगर ये जो क्वेश्चन देखा जाए बेटा, तो ये जो क्वेश्चन में जो सेंटर ऑफ मास भाग रहा होगा, ये मैंने सॉलिड कौन बना दिया, यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा और ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ऊपर होगा क्योंकि ये सॉलिड कौन ऐसे घूम रहा है। अब ये VCM कितना होगा, अगर ये मुझे पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको पता लग गई है, ये 9 मीटर है। अब तो मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे लाल, आंसर निकाल ले। देखो क्या होगा, मुझे पता है सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या लिखूंगा, m इंटू VCM। अब मेरे को क्वेश्चन में पता लग गया m तो जो आ रहा है वो 1 kg आ रहा है।
अगर VCM पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा। अरे V इक्वल टू ओमेगा आर याद है क्या? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंटर ऑफ मास ऐसे 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 सर्कल में घूम रहा होगा बेचारा, तो VCM इक्वल टू ओमेगा आर, और जो सेंटर ऑफ मास का रेडियस होगा वो कितना होगा, कितना रेडियस में घूम रहा होगा वो, 9 मीटर में, तो ये आ गया 27। तो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम निकल के आता है मेरे पास में वो आता है कितना बेटा, 1 × 27, तो आंसर आ गया अपने पास 27 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन देखा जाए तो आप देख लो ऊपर की डायरेक्शन में, अभी इस इंस्टेंट पे ऊपर है, थोड़ी देर बाद बदल जाएगा। जिस डायरेक्शन में VCM होगा उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्या होगा अपने पास में, वही सेम डायरेक्शन में क्या होगा, वही सेम डायरेक्शन में अपना लीनियर मोमेंटम भी होगा। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम इधर, यहाँ लीनियर मोमेंटम इधर, इधर 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 इधर, ऐसे होता चला जाएगा। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन लिख लो ये जल्दी से, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आप लोगों को एक मौका और दिया जाता है इसी सेम क्वेश्चन का, और ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, JEE मेंस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं, यहां तक की कहानी आप लोगों ने लिख ली होगी, और अगला क्वेश्चन आ जाता है अपने पास में। देखो क्या है, ध्यान से समझना बेटा, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझने की जरूरत है, हाई कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगा। चलो क्वेश्चन आगे देखो क्या। ओ, ये बच्चों वाली ट्रेन आप सब लोगों ने देखी होगी, ये बच्चों वाली ट्रेन का ट्रैक है, बच्चों वाली ट्रेन का ये क्या है, ट्रैक, ये सर्कुलर ट्रैक है ट्रेन का। और अब यहाँ ट्रेन लेके आते हैं अपन, चुक 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 करती हुई ट्रेन, ये आ गई टिंग टिंग, ये अपने पास ट्रेन है, जो बच्चों वाली ट्रेन आपने देखे होंगे खिलौने, इस टाइप की एक ट्रेन है, सर्कल में घूम रही है वो ट्रेन, और ये ट्रेन के सारे डिब्बे बना दिए मैंने, और यहाँ पे ये छोटा वाला डिब्बा टिंग टिंग, वो झंडी वाला गार्ड वाला डिब्बा है, ये इंजन है। अब ये ट्रेन जो है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है। स्पीड ऑफ ट्रेन जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ ट्रेन ऑन सर्कुलर ट्रैक, ये जो सर्कुलर ट्रैक पे ट्रेन घूम रही है उसका स्पीड कांस्टेंट है, और वो कितना मान लेना है आपको, सपोज आपने मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड, बच्चों वाली ट्रेन है, आराम आराम से चल रही है। अब ये सर्कुलर ट्रैक आ गया बेटा, ठीक है, और ये जो सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, जो सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है वो आपने मान लेना है कितना, कितना मान लें, 11 मीटर, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना मान लेना है, 11 मीटर। अब मुझे क्या चाहिए, फाइंड लीनियर मोमेंटम, फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस ट्रेन, लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस ट्रेन, ये जो ट्रेन चल रही है बच्चे, इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, ये मुझे पता करना है। एक काम करते हैं, एक सेकंड, एंगुलर स्पीड ऑफ ट्रेन करता हूं, है ना। सर्कुलर स्पीड की जगह कौन सी स्पीड है, एंगुलर स्पीड, 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। अब यहां भी एंगुलर लिख लेना बेटा, ठीक है। वैसे यूनिट से पता लग रहा है ये एंगुलर स्पीड है, यहां लिख दिया मैंने शॉर्ट में एंगुलर स्पीड, पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पूरा तो मिटाऊंगा नहीं मैं। आप लिख लेना एंगुलर स्पीड ऑफ ट्रेन ऑन सर्कुलर ट्रैक 5 रेडियन पर सेकंड, मतलब ये 5 रेडियन पर सेकंड से इस सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है। रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक दिया 11 मीटर। फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस ट्रेन, ये जो ट्रेन है अपने पास केसरिया कलर की जो ट्रेन भाग रही है, ये ऑरेंज कलर की ट्रेन सर्कुलर ट्रैक पे जो चल रही है, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस दिया है, बच्चों वाली ट्रेन है, आप लोग भी खेल होंगे इस टाइप की ट्रेन। वैसे उसमें 8 वाला सिंबल होता है, 8 के जैसा सिंबल होता है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है वो ट्रेन, आप बचपन में होंगे खेले होंगे। मैंने सर्कुलर ट्रैक बना लिया, थ्योरी अपने पास, कुछ भी बना लो। चलो आंसर निकालो जल्दी से फटाफट से। हिंट, इस ट्रेन को आप सेमी सर्कल के जैसा बिहेवियर दे सकते हो, इस ट्रेन को आप सेमी सर्कुलर रिंग के जैसा बिहेवियर दे सकते हो। देखो यहां से जरा दिख भी रहा है सेमी सर्कुलर रिंग के जैसा बिहेवियर, और ये ट्रेन इधर भाग रही है, ठीक है। ये ट्रेन अभी जो है यहां नीचे जा रही होगी इधर, ठीक है। चलो आंसर कैलकुलेट करो जल्दी से बच्चे। सर हमें तो आ गया ये वाला, अरे पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न सेम पैटर्न। सर हम तो रिंग का सेंटर ऑफ मास ही भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो सबसे पहले तो ये ट्रेन ऐसा है क्या बेटा, यहाँ पे है ना ये ट्रेन, और मैंने आपको बोल दिया ट्रेन को क्या मान लेना आपने, रिंग मान लेना है क्या।
ट्रेन का बिहेवियर किसके जैसा, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। इसको क्या मान लिया मैंने, अबे सही से लिखने में आ जाए यार, सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है यहां कहीं होता है क्या, ये डिस्टेंस होती है 2r/π, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या हो गई 2r/π। अब ये जो ट्रेन का जो है सेंटर ऑफ मास इधर भाग रहा होगा, ये ट्रेन का सेंटर ऑफ मास इधर भाग रहा होगा और ऐसे ऐसे घूम रहा होगा क्या, ट्रेन का सेंटर ऑफ मास। तो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिख दिया मास इंटू VCM। अब ये VCM जो आ गया ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा कितना है 5 रेडियन पर सेकेंड। इसको अभी एक काम करता हूँ मैं, ओमेगा ही रहने देता हूँ, ठीक है। फाइनली आंसर लिख लेंगे ओमेगा, और ये आंसर आ गया है 2r/π। इसको छोटू r लिख देता हूँ। r क्या है, रेडियस ऑफ वो जो घूम रहा है ना उसका रेडियस, तो 2r/π में घूम रहा है सेंटर ऑफ मास। तो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम आएगा उसका मैग्नीट्यूड आ गया m ओमेगा 2r/π। वैल्यू पुट कर देते हैं, सारी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पुट करता हूँ, तो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम आएगा, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, सिस्टम का मास और ट्रेन का मास तो दिया ही नहीं, ट्रेन का मास लिख लेना, मास ऑफ ट्रेन। अरे असली वाली ट्रेन नहीं है, नकली वाली ट्रेन है, तो 2 किलोग्राम की ट्रेन है। किसी को लग रहा है सर 2 किलोग्राम की ट्रेन है, छोटी सी ट्रेन है, इसका मास तो मेरे से भी कम है। अरे बच्चों वाली ट्रेन हो, खिलौने वाली, ठीक है। तो 2 किलोग्राम हो गया है मास। ओमेगा दे दिया यहाँ से 5 इंटू 2, रेडियस दे दिया 11, पाई को लिख लिया 20/7, ठीक है। 11 इंटू 2 22 से गायब हो गया है। तो जो सिस्टम का मोमेंटम निकल के आया 10 इंटू 7 70 kg/m²। नोट कर लो जरा, ये आंसर हो गया आपका। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट करो बेटा फटाफट से। आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन पिछला वाला भी था, इसलिए मैंने जल्दी से बता दिया फटाफट से। अब एक और क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी का कर लेते हैं जरा। पोटेंशियल एनर्जी का एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर आज वाले लेक्चर को यहीं पे विराम देंगे। आज वाले लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके सारी कहानी लिख लेना आप अच्छे से। देखोगे, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम। नीचे मैं कुछ सिस्टम बना रहा हूं, उनका पोटेंशियल एनर्जी आपको पता करना है। पहला सिस्टम, जैसे यहां लिखता हूं, ये ग्राउंड आ गया अपने पास में, ठीक है। पहला ज्योमेट्री है, ये इस टाइप का है, ये बेटा ये सॉलिड स्फीयर मान लेना है। ये क्या है, सॉलिड स्फीयर। आंसर निकालो सॉलिड स्फीयर का। यहाँ पे ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेना है, इसका रेडियस r मान लेना है, रेडियस r, इसका मास m मान लेना है, ठीक है। एक और ज्योमेट्री बनाता हूं, एक ज्योमेट्री और देखो जरा क्या है। किसको बनाया यार, अब है किसको बनाया, हाँ ये होलो कौन आ गया इस टाइप से, ये होलो कौन आ गया, होलो होलो कौन, मास m मान लेना है, ठीक है, और ये हाइट h मान लेना है। चलो इसका यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड का 0 मान लेना है। इसका आंसर तो लिख लिया होगा आपने, क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, m सिस्टम का मास mg/hcm। तो सिस्टम का मास तो दिया mg/hcm, कितना होता है यहाँ से, सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पे होता है बेटा, बोलो जल्दी से, भूल गए, 3r/8। ये आंसर आ गया इसका, बहुत आसान सा। अगला वाला क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी से, अगला वाला क्वेश्चन जल्दी से। होलो कौन है क्या बेटा, अब ध्यान रखना जरा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां से मेजर किया था अपन ने h/3, तो इधर से कितना होगा ये 2h/3, ठीक है। तो आंसर आ गया कितना इसका, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास mg/hcm, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है 2h/3, तो आंसर क्या आ गया सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का mg/2h/3। अगर ये आंसर आपको नहीं पता होंगे, सेंटर ऑफ मास की कहानी आपको नहीं पता होगी, इन ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास नहीं पता होंगे, तो इन क्वेश्चन के आंसर कभी नहीं निकलने वाले, ठीक है। तो आपको सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। आज वाले लेक्चर की कहानी मैंने समझा दी, क्या क्या करा है, न्यूमेरिकल भी करा दिए, जल्दी जल्दी से आसान से न्यूमेरिकल आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं बच्चों। कल वाला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता है अगले वाले लेक्चर से। आज वाला लेक्चर नॉर्मल है, पता होना चाहिए आपको इतना, ठीक है, तभी जाके अगला कॉन्सेप्ट समझ आएगा बच्चों, ठीक है। आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।